हाँ बेटी, पढ़ाएं अब मिस्टर प्रीति, पढ़ाएं। बहुत अच्छे, अब तो बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। और अब सुनिए, हाँ भाई, बार बार जो आगे पीछे अब नहीं, मैं फिर टोकूंगा, टोकने के बाद मेरी इच्छाएं अलग तरह की होती हैं, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो क्लियर अब? हाँ, अब अपडेट है ना हम सब लोग? बहुत अच्छे, यही बात चाहिए थी। तैयार हैं? हाँ, आपकी तैयारी जरूरी है। अब सुनिए, भारत का तीसरा भूआकृति प्रदेश पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय पठार। सुनिए ध्यान से, देखो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत की सबसे प्राचीन भूभाग है। कैसा भूभाग है? भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। और जब भारत निर्माण हो रहा था तो विश्व की जो दो तरह की भूमियां होती हैं, एक तो बोलते हैं अंगारा लैंड। क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। और दूसरे प्रकार की भूमियां होती हैं गोंडवाना। कौन सी होती हैं? गोंडवाना। अब सभी क्लास ध्यान से सुनना कि विश्व की सबसे जो प्राचीन भूमियां कहलाती हैं उन्हें हम गोंडवाना भूमि कहते हैं। और अपने प्रायद्वीप पठार का निर्माण इन गोंडवाना भूमियों से हुआ है, अर्थात 22 कच्छ यहाँ से लेकर 22 डिग्री उत्तर से लेकर और 22 डिग्री इधर उत्तर तक जो यह प्रायद्वीप भारत है, इस प्रायद्वीप भारत का निर्माण गोंडवाना भूमियों से हुआ है। कौन सी भूमियों से हुआ है? गोंडवाना भूमियों से हुआ है। अब भारत में जो प्रायद्वीप पठार है इसका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। और अपनी आयु के आधार से भारत का सबसे प्राचीन प्रदेश है। फिर इसका विस्तार उत्तर में नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर, देखो यहाँ से बैतूल मध्य प्रदेश से नर्मदा निकल कर आती है, यहाँ बैतूल है और डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, ऐसे करके और नर्मदा यहाँ प्रवाहित होती है। नर्मदा के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है इसकी जो लंबाई है, इस लंबाई है 1700 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1700 किलोमीटर। ये प्रायद्वीप पठार है। इसके बाद यहाँ कच्छ गुजरात से लेकर और इधर मेघालय में एक पहाड़ियाँ हैं गारो, खासी और जयंतिया की। किसकी पहाड़ियाँ हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय अपने प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा हैं। और इनकी चौड़ाई है 1400 किलोमीटर। कितनी चौड़ाई है? 1400 किलोमीटर। क्लियर है सबके दिमाग में? सामान्यतः अपने प्रायद्वीप पठार में भारत के 10 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं? अब ध्यान से सुनिए, गुजरात प्रायद्वीप पठार में आता है, महाराष्ट्र प्रायद्वीप पठार में आता है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा की कुछ तहसीलें, इसके बाद अपने दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, ये प्रायद्वीप पठार में आते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में केवल मेघालय राज्य प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य भी प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है। जब भारत का निर्माण हो रहा था तो भारत भूमियां दो प्रदेशों में बटा हुआ था। एक तो यूरेशियन हिस्सा है, जो उत्तर भारत पड़ते हैं ना, ये यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। और जो दक्षिण भारत है ये गोंडवाना वाली प्लेट का हिस्सा है, जैसे हम विश्व की प्राचीन भूमियाँ कहते हैं। जब ये दोनों अग्र भूमियाँ पास पास आई थी तो संपूर्ण भारत का निर्माण हुआ था। इनके मध्य में बहुत गहरी खाई बनी हुई थी और उस खाई को हिमालय से निकलने वाली नदियों ने धीरे 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 करके करीब 2 करोड़ वर्ष में पाट दिया और उसके बाद भारत के मैदानी प्रदेश बने। और पूर्व में एक नदी बहती थी इंडो ब्रह्मा। कौन सी बहती थी? इंडो ब्रह्मा नाम की नदी बहती थी। उसका विभाजन हुआ, क्योंकि पृथ्वी में प्लेट होती हैं, प्लेटों का विभाजन होता रहता है। और विभाजन के दौरान ही भारत में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियों तंत्र में बटा था इंडो ब्रह्मा। सबसे पहले इंडो ब्रह्मा नाम की नदी थी जो सिंधु में, गंगा में और ब्रह्मपुत्र 3 नदी तंत्रों में बटी हुई थी। तो ऐसे करके भारत के प्रायद्वीप पठार का निर्माण। तो प्रायद्वीप पठार डाल के लिखिए मेरे साथ, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। उत्पत्ति डालिए, उत्पत्ति। इसका निर्माण, इसका निर्माण गोंडवाना भूमियों से हुआ है। इसका निर्माण
गोंडवाना भूमियों से हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। यह भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इसका विस्तार, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने, उत्तर में ताप्ती, हाँ बोर्ड पे लिखो भाई, बहुत अच्छे। उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने, उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, हाँ बेटी आदो पाकतेंगे, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, जब सागरों में गिरती है ना उस क्षेत्र को मुहाना कहा जाता है। दो होते हैं, उद्गम और मुहाना। यानी उद्गम तो बैतूल मध्य प्रदेश से, और मुहाना कच्छ की कहा, यानी अरब सागर में गिरती है, खंबात वाली खाड़ी में। मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई 1700 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है? 1700 किलोमीटर। आगे लिखिए, दक्षिणी गुजरात से लेकर पूर्व में मेघालय के पठार तक, पूर्व में मेघालय के पठार तक इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर है। अब सुनिए भाई ध्यान से एक बार। हाँ भाई, 1700 किलोमीटर अपनी लंबाई और 1400 किलोमीटर अपनी चौड़ाई। पेन कॉपी नीचे रखिए, केवल सुनिए ध्यान से। पठारी प्रदेश के अंतर्गत भारत के 10 राज्य आते हैं। एक औसत रूप फलाएं तो 10 राज्य आते हैं, सभी ध्यान से सुने। देखो, दक्षिणी राजस्थान, कौन सा राजस्थान है? अर्थात मैं बात करूं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये हाड़ौती का वाला जो पठार है, ये प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है अपने भारत वाले का। इसके बाद दक्षिणी गुजरात, कौन सा गुजरात? दक्षिणी गुजरात प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इसके बाद कर्नाटका प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। इसके बाद गोवा प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है। इसके बाद केरल प्रायद्वीप पठार। इसके बाद तमिलनाडु प्रायद्वीप पठार। इसके बाद आंध्र प्रदेश प्रायद्वीप पठार, तेलंगाना प्रायद्वीप पठार, उड़ीसा प्रायद्वीप पठार, ये जो क्षेत्र हैं, और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से प्रायद्वीप पठार में आते हैं। जो एक पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वतमाला, कौन सी पर्वतमाला है? ये विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। ये हमारी उत्तरी सीमा है इस प्रायद्वीप पठार की, यानी विंध्याचल पर्वतमाला से लेकर और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आता है। क्लियर है भाई? अब लिखिए राज्य। प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत, प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत
भारत के निम्न राज्य आते हैं। दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हाँ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से, तथा मेघालय का पठारी हिस्सा, तथा मेघालय का पठारी हिस्सा। अब देखिए भाई, प्रायद्वीप पठार को, प्रायद्वीपीय पठार को पठार और पहाड़ियों में बांटा जाता है। जो अपना प्रायद्वीप पठार है ना, इसको कई तो पहाड़ियाँ हैं और कई पठारों में अलग अलग रूप से बांटा जाता है। मेरे साथ मत लिखिए, केवल सुनिए ध्यान से, लिखिए मत भाई, बिल्कुल मत लिखिए। अब सुनिए ध्यान से, जो प्रायद्वीप पठार है भारत का, इसको कई तो अलग अलग पठारों के नाम से जाना जाता है और कई अलग अलग पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अधिकांश जो पहाड़ियाँ हैं ना प्रायद्वीप पठार में, वो अवशिष्ट रूप में है। कैसे रूप में? अवशिष्ट रूप में, क्योंकि अवशिष्ट रूप करीब करोड़ों वर्ष पहले इनका निर्माण होने के कारण जो अपर्दन के कारक होते हैं, जैसे जल है, वायु है, हवा है, क्योंकि लगातार चलती रहती है, लगातार जल, वायु, पवन के चलने से इनके जो कण होते हैं वो क्षीजित होते जाते हैं और इनकी ऊंचाई कम होती जाती है। और जिनकी ऊंचाई बिल्कुल कम हो जाती है या समतलीकरण हो जाता है, ऐसे पहाड़ों को अवशिष्ट पर्वतमाला कहा जाता है। क्योंकि अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, लेकिन वर्तमान में कैसे रूप में उपलब्ध है? अवशिष्ट रूप में उपलब्ध है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन विश्व की पर्वतमालाएं और प्राचीन होने के कारण जल, वायु, हवा, इनका पूरी तरह से प्रभाव होने के कारण धीरे धीरे करके इनका समतलीकरण होता जा रहा है। क्योंकि मैं बात करूं, दिल्ली के डिंग जो रायसीमा क्षेत्र है वो बिल्कुल समतली मैदानों का रूप ले चुका है, जबकि पहाड़ियों का हिस्सा है अपने कौन सी का? अरावली वाले पहाड़ियों का। तो अब सुनिए, सबसे पहले पहाड़ियाँ पढ़ेंगे इसकी, अपने प्रायद्वीप पठार की। देखो सबसे पहले इसकी पहाड़ियाँ हैं, जैसे अरावली। क्या है भाई? अरावली। अब अरावली के बारे में जानिए। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है? वलित पर्वतमाला है। और अरावली की उत्पत्ति जो काल है प्री कैम्ब्रियन युग है। कौन सा युग है? प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली की उत्पत्ति हुई है। फिर जो अरावली है भारत के गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली तक विस्तारित है। इसके बाद अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली रायसीना तक 692 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 692 किलोमीटर। अपने राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। अरावली राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। अरब सागरी
अरब सागर की जो नदियाँ हैं उन्हें तो अरब सागर की तरफ प्रवाहित करती है, और जो बंगाल खाड़ी वाली नदियाँ हैं उन्हें बंगाल खाड़ी का तंत्र बना देती है। तो अरावली को राजस्थान में जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल विभाजक। इसके बाद गिर की पहाड़ियाँ, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी बताइए कौन सी है भाई? कौन सी है? कितनी ऊंचाई है लास्ट में बताइए भैया जी। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 8,800। और गौर कीजिए, संतुलित रह के बात कीजिए। अरावली की 1722 का 27 क्या 27 क्या 22? हाँ तो कंफ्यूजन में रहेंगे, बताओ कितनी है? 22 है पक्की? धन्यवाद। तो अरावली की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी, जिसे गुरु शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरु शिखर। आगे चलेंगे भाई। हाँ, जब आप लोग ही आपस में डिस्कस कर लेंगे तो हम भी तो कुछ बात को आए भाई। थोड़ी बहुत तो तुम तेने कहा ज़्यादा जानते होंगे तो बात सीखो, जरूरी है ना। और मेरे ऐसे लग नहीं रही कि त्यारो कोई बेस हो, बेस तो कुछ ही ना है आप लोगों का, अभी तो 0 है। हाँ, अब सुनिए, दूसरी पर्वतमाला है गिर। कौन सी है? गिर। और गिर पर्वतमाला है गुजरात में। कहाँ पर है भाई? गुजरात में। और गिर की ऊंचाई है 1183 मीटर। अभी पहाड़ियाँ पढ़ा रहा हूँ केवल अपने प्रायद्वीप पठार की। फर्स्ट नंबर पढ़ा दी अरावली। क्लियर है? क्या ना हुई क्लियर? बाबूजी लिखो मत, मैं लिखाऊंगा बाद में, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लिख लेंगे, पूरी क्लास को लिखाऊंगा। इसके बाद देखो पश्चिमी घाटमाला, ऐसे ये पश्चिमी घाटमाला है। ये भारत के प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी पर्वतमालाएं हैं, जिन्हें पश्चिमी घाटमाला बोलते हैं। और पश्चिमी घाटमाला की शुरुआत सूरत गुजरात से और कन्याकुमारी तक चलती है। पश्चिमी घाटमाला में कई दर्रे हैं जिनके माध्यम से ही हम निकल कर जाते हैं, और पश्चिमी घाटमाला में कई चोटियाँ हैं। पश्चिमी घाटमाला और पूर्वी घाटमाला जहाँ पर मिलती हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं भाई? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके बाद इन पहाड़ियों से नीचे दूसरी पहाड़ियाँ हैं, उनका नाम है साहब अपनी अन्नामलाई। अन्नामलाई। इसके बाद पहाड़ियाँ हैं पालनी। इसके बाद पहाड़ियाँ हैं इलियाची। पिछले अपने आरएस में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए पहाड़ियों का क्रम बताइए जो दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊपर होती है नीलगिरी, इसके नीचे होती है अन्नामलाई, इसके नीचे पालनी, और लास्ट में होती हैं इलायची की पहाड़ियाँ। और इन पहाड़ियों को कार्डमम की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और इन्हीं पहाड़ियों में भारत में सबसे ज़्यादा जो इलायची की पैदावार है केरल में ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं, इसीलिए इनका नाम इलायची पड़ा है साहब। तो अब लिखिए प्रायद्वीप पठार की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की पहाड़ियाँ। प्रायद्वीप पठार की पहाड़ियाँ। सबने लिख लिया? डैश लगा के लिखिए। प्रायद्वीप पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश पहाड़ियाँ अवशिष्ट रूप में हैं। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश पहाड़ियाँ अवशिष्ट रूप में हैं। प्रायद्वीप पठार की अधिकांश पहाड़ियाँ अवशिष्ट रूप में हैं। नंबर 1 डालिए अरावली। अरावली पर्वतमाला। डाल लिया सबने अरावली? डैश लगा के लिखिए। यह विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है। यह विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला है
बलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई। इसकी उत्पत्ति प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई। प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व। 65 से 70 करोड़ वर्ष पूर्व। यह प्रायद्वीप पठार का उत्तरी विस्तार है। यह प्रायद्वीप पठार का उत्तरी विस्तार है। नंबर 2 डालिए विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वतमाला। डैश लगा के लिखिए। यह पर्वतमाला भारत को 2 भागों में बांटती है। यह पर्वतमाला भारत को 2 भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत और दक्षिण भारत। नंबर 2 डालिए सतपुड़ा। सतपुड़ा बोर्ड पे लिखूं भाई। सतपुड़ा। हाँ नंबर 3। यार नंबर पे कोई ऐसे थोड़ी है केस लड़वे जा रहे हैं, 3 हो 2 हो, कोई ऐसी बड़ी बात तो रहेगी भाई। कोई बड़ी बात हैगी क्या भाई? है? भाई 2 हो या 3 हो, या में ऐसे थे ना साहब नहीं आज तो केस ही करना है आप पे मानहानि को, तो 3 है तो 3 डाल लो। हाँ कहीं के भाई नहीं, आप तो यहाँ हम कलेक्टर साहब बैठी हैं साहब कि मां साहब ने 2 की जगह 3 बोल गए। मानव गलतियाँ है जाए साहब ना होए का हो जाती हैं। धन्यवाद। लिखिए आगे। सतपुड़ा पर्वतमाला नंबर 3। यह पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी विस्तार है। आजा मुन्नी क्या बीएससी वाले हैं? चलो बीएससी पढ़ लो, बहुत अच्छे है। हाँ बीएससी नहीं तो बीएससी पढ़ो भाई। हाँ चलो ये बीएससी वाले तो अपने भाई, वो तो अनटच लोग हैं, वहीं पे सर मिनके आ जाओ। तो तेरो ये मने कि मैं बुलावे जाऊं वापस? भाई मैं तो ना जाऊं वापस। हाँ भाई सुनिए, यह पर्वतमाला सतपुड़ा जो पर्वतमाला है क्या लिखा रहे थे बोलना? धन्यवाद। प्रायद्वीप पठार का उत्तरी विस्तार है। आगे लिखिए। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है।
यह भारत की नर्मदा तथा ताप्ती नदियों को विभाजित करता है। यह भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियों को विभाजित करता है। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों को विभाजित करता है। सुनो आगे 1 मिनट। हाँ, लास्ट में अपना क्या नाम है, जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के साथ में कितने देशांतर अंकित करूं? 68, 70, 65, कितने करें? 70? बेटा कौन सी दुनिया में, या सबरे गुरु रे उतार दूंगा तेरे। एक को तागो ना, लगातार 2 से 4 से लगातार जूता मुड्डा लगातार लगेंगे। कितने लिखा जाए भाई अरुणाचल प्रदेश के साथ? अरे बेटियों, कितने लिखा जाएगा? धन्यवाद। 97 डिग्री 25 मिनट पर सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश है भारत का। मैं हर दिन बोल रहा हूँ कि मेरे साथ इन चीज़ों को बोला करो, गौर किया करो भाई, ऐसे ही चीज़ सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे नहीं तो चीज़ नहीं सीखेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही हर चीज़ सीखेगी जब आप बोलेंगे, याद करेंगे, नहीं तो चीज़ें फिनिश होती जाएंगी। अच्छा एक बताइए, एक रेखा होती है कर्क, एक रेखा होती है मकर, बताइए कितने कितने अक्षांश में हैं? कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। और मकर? कर्क 23.5 डिग्री है और मकर भी 23.5 डिग्री है। अंतर क्या है? अरे सुनो भाई, अपनी बेटी ने ये कर दिया। अब कर्क के साथ है कि या मकर के साथ है मुझे भी पता नहीं। बताइए साहब किसके साथ है? मिस्टर क्या नाम बेटी का? मेघना? प्रियंका, धन्यवाद बेटी। तो मुन्नी एक बात है, ये क्या है भाई? भाई हाँ, एक के साथ चल सकता है। अगर हम विंध्याचल के साथ लगाएं तो सूटेबल है, क्योंकि विंध्याचल पर्वतमाला भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। लेकिन दो अभी सभी सुनना, ये बेस हैं, बेस जरूरी क्लियर होना चाहिए। बेस ही क्लियर ना है हम लोगों का तो जो कर्क रेखा है इसे 23.5 उत्तरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 23.5 उत्तरी कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। फिर सुनिए मेरे साथ, एक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इसके बाद बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा पर जब जब सूर्य सीधा चमकता है, फोकस डालता है, तब तब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। और 21 जून को भारत में पूरी तरह से तपन की स्थिति होती है। और तपन की स्थिति होने के कारण वायुदाब निम्न बनता है। जब वायुदाब निम्न बनता है तो दक्षिण में हिंद महासागर है, हिंद महासागर से हवाएं भारत की तरफ भरी आती हैं और आने के कारण ये नमी ग्रहण करती हैं सागर से और भारत में बरसात करती हैं। दूसरी कंडीशन है मकर रेखा। और मकर रेखा को भी 23.5 दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये 23.5 दक्षिणी है। कैसा है ये? 23.5 दक्षिणी है। एक बोल दूं मैं 66.5 अंटार्कटिका या आर्टिक है? 66.5 अगर मैं उत्तरी बोलूं तो बताइए, अगर दक्षिणी बोलूं तो भी बताइए। अगर मैंने 66.5 उत्तरी बोल दिया तो बताइए अंटार्कटिक होगा या आर्कटिक होगा? क्लियर है दिमागों में? अंटार्कटिक दक्षिण में, उत्तर में। मिस्टर चूरमा 12वीं क्लास पढ़ी नहीं? हाँ भाई, नाम नहीं पता तो बुरा नाम है।
भाई मैंने एक दिन रामायण कहा था तो भी अच्छा है, अब महाभारत कह दें तो भी अच्छा है, नाम पूछेंगे भैया को। तो सभी ध्यान दीजिए कि जो अंटार्कटिका है ये तो दक्षिण में, कहाँ है, दक्षिण में। तो अंटार्कटिका को तो 66.5 दक्षिणी कहा जाता है, और जो आर्कटिक व्रत है इसको 66.5 उत्तरी कहा जाता है। क्लियर करो सभी क्लास मेरे साथ। जो अंटार्कटिका है इसको तो 66.5 दक्षिणी कहा जाता है, बोलो अंटार्कटिका 66.5 दक्षिणी, और आर्कटिक व्रत 66.5 उत्तरी। अब ये ट्यूशन क्लास हो रही है, आप 12वीं पास आउट हैं, ये चीज़ बेस हैं और क्लियर होने चाहिए। कक्षा 9th की 10th की 11th की NCERT की बुकों का अभ्यास मारा करो, ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं ऐसा ज़रूर है, अगर ज्योग्राफी आपने ये रफ सेफ रख ली तो ईमानदारी से कह रहा हूँ एक % बाहर नहीं जाएगा। SSC GD हो, रेलवे हो, रीट हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ बेहतर चलाई जाए। हाँ भाई, आगे लिखिए पश्चिमी घाट माला। पश्चिमी घाट माला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। पश्चिमी घाट पर्वतमाला, इसकी शुरुआत नर्मदा से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर। चलो 1600 किलोमीटर। इसको एक बार सुनो सबरी क्लास। जो पश्चिमी घाट पर्वतमाला है नर्मदा के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक है, ऐसे पर्वतमालाएं ये पश्चिमी घाट बोलते हैं। और इनमें कई फिर पर्वतमालाएं छोटी छोटी, और इनके मध्य में कई दर्रे पड़ते हैं जिनके माध्यम से अपने रेल के रास्ते और सड़क के रास्ते गुजरते हैं। इस संपूर्ण पश्चिमी घाट पर्वतमाला को एक नाम सह्याद्री के और नाम से जाना जाता है। मेरे साथ बोलिए सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पुनः सह्याद्री को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री और मध्यवर्ती सह्याद्री। फिर इनको अन्य अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे काठियावाड़ का क्षेत्र, इसके बाद कोंकण का क्षेत्र, इसके बाद कन्नड़ का क्षेत्र, इसके बाद मालाबार तट। इनको अन्य नामों से और जाना जाता है, लेकिन पहले इसमें पर्वतमालाएं लिखेंगे। लिखिए मेरे साथ, नंबर 1 डालिए कलसवाई। कलसवाई पहाड़ियाँ हैं इसमें पश्चिमी घाट माला में। बोर्ड पर लिखूँ भाई कलसवाई। धन्यवाद, बहुत अच्छे BSc हो। कलसवाई, हाँ। अरे मुन्नी, मैं अपनी बेटी है तो मेरी बात को बुरा मत मान, मैं तो हर बात है, हाँ अपनी बेटियां हैं भाई, और माँ ने तो मेरा करेंगी काम मुन्नी हो। कलसवाई, और कलसवाई की ऊंचाई लिखिए 1646 मीटर। कलसवाई की ऊंचाई 1646 मीटर। कलसवाई 1646 मीटर। लिख ली भाई सब ने? धन्यवाद। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि बोरिंग है जाएगी फिर क्लास, आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा है वो, तो लिमिट चलाएंगे भाई। लिमिट भी ज़रूरी है बेटी। ओहो, आज फ़ोन स्विच ऑफ हो गया बेटी, अभी पढ़ा दो। नहीं, आपको सिलेबस नहीं होगा अगर मैं नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है, अगर मैं लगातार सीरोता तो है कि जैसे भी चलूँगा ना, करीब करीब 2-2.5 महीना लग जाएंगे आपको, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ एग्ज़ाम से पहले एक बार आधार क्लियर हो जाए आप लोगों के। डीपली की क्या चला है, आधार ही क्लियर नहीं होंगे। आगे लिखिए साहब अपने पूर्वी घाटमाला। हाँ,
पूर्वी घाट माला, पूर्वी घाट माला। यह पर्वत महानदी से लेकर, यह पर्वत महानदी के मुहाने से लेकर, महानदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक, और कन्याकुमारी तक, महानदी के मुहाने से लेकर और कन्याकुमारी तक। एक नीचे पैराग्राफ चेंज कीजिए और नोट डालिए। पूर्वी घाटमाला, पूर्वी घाटमाला तथा पश्चिमी घाटमाला, पूर्वी घाटमाला तथा पश्चिमी घाटमाला दोनों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। दोनों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। दोनों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। यहाँ तक लिखा सबने? आगे लिखिए। दक्षिण भारत की, हाँ इसी में, दक्षिण भारत की पहाड़ियों को निम्न क्रम में रखा जाता है। दक्षिण भारत की पहाड़ियों को निम्न क्रम में रखा जाता है। निम्न क्रम में रखा जाता है। अब सभी क्लास एक बार बोर्ड की तरफ देखो, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से सभी इन्हें नीचे रखिए और सुनिए ध्यान से। देखो पिछली बार अपने आरएएस में सेम क्वेश्चन बन के आया था। तो भारत में जब दक्षिण भारत जाते हैं, प्रायद्वीप भारत की तरफ जाते हैं, तो सबसे पहले पड़ती हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो तमिलनाडु और केरल राज्य में है। इस नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। कौन सी है भाई? दोदा बेटा, 2637 मीटर ऊंची। इसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ियों में दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है अनाईमुड्डी। क्या नाम है? अनाईमुड्डी, 2695 मीटर। इसके बाद पालनी की पहाड़ियाँ, और लास्ट में केरल में पड़ती है इलायची की पहाड़ियाँ। इनको इलायची की पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा इलायची की पैदावार इन्हीं पहाड़ियों में होती है। नहीं, इनका नाम होता है कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो नंबर 1 डालिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हाँ इसी में नंबर 1 डालिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ। हेडिंग तो मैं डलवा चुका हूँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, डैश लगा के लिखिए। इनकी सबसे ऊंची चोटी, इनकी सबसे ऊंची चोटी दो बेटा, दो वर्जन है, या तो दादा बेटा या दो बेटा। और दो बेटा के आगे डैश लगा के लिखना 2637 मीटर ऊंचाई, 2637 मीटर ऊंचाई। और अब सभी सुनो, जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं केरल और तमिलनाडु राज्य में पड़ती हैं भाई, दोनों राज्यों में संयुक्त रूप से है। क्लियर है ना? इसके बाद नंबर 2 डालिए अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई, डैश लगा के लिखिए। अन्नामलाई, प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत ऑब्लिक दक्षिण भारत, प्रायद्वीप भारत
ऑब्लिक दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी अनाई मुड्डी अनाई मुड्डी दक्षिण भारत है प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड्डी 2695 मीटर ऊंचाई 2695 मीटर ऊंचाई। नंबर 2 डालिए पालनी की पहाड़ियाँ। नंबर 3 नहीं फिर विवाद बन जाएगा भाई। नहीं अब कल तो मैं एक सीरीज रखूँगा, सीरीज तो रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि आप लोग फिर प्रॉब्लम करेंगे। हाँ ऐसा क्या कहीं ना कहीं कोई एसडीएम ऑफिस में तो कोई ना कोई रेट डाल दे। तो पालनी की पहाड़ियाँ लिखिए। ये पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में हैं। और लास्ट में जो नंबर है अपना पहाड़ियाँ लिखिए इलायची ऑब्लिक कार्डेमम। क्या? हाँ इनमें नहीं है भाई, इनमें तो सादा बेस में। अब इतने हम पहुँचेंगे तो ज़्यादा डीपली हो जाएगा, लिमिट तो साथ दो तुम। इनने तो याद रख लियो भैया मेरे हो। लिखिए इलायची या कार्डेमम, इलायची या कार्डेमम। मिस्टर प्रीति ये क्या है भाई? टाइम है होगा? अच्छा बीएससी है। अच्छा अरे बेटी फिर खुली बोलो, कोई स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत सरकार 19(1) कहता है कि हम स्वतंत्र पूरी तरह थे। भाई 19वां आर्टिकल हमसे कहता है कि हम स्वतंत्र है, तो आप बोलो सरी। लिखो इलायची की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में हैं। भारत के केरल राज्य में हैं। सर्वाधिक इलायची की पैदावार होने के कारण सर्वाधिक इलायची की पैदावार होने के कारण सर्वाधिक इलायची की पैदावार होने के कारण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। इन्हें इस नाम से जाना जाता है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे बस। धन्यवाद बेटियों। क्लास बंद कर भाई। बेटियों क्लास बंद करो।